नेक्स्ट क्वेश्चन है कैंसलेशन ऑफ बेल, जमानत का रद्दकरण। तो जमानत का रद्दकरण से तात्पर्य उस आदेश की वापसी से है जो किसी आरोपी को जमानत प्रदान करता है। यह तब हो सकता है जब जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया जाए या यदि नई साक्ष्य सामने आ जाए जो दर्शाते कि आरोपी को जमानत नहीं दी जानी चाहिए। तो इससे संबंधित जो प्रोविजन है सेक्शन 437 सबसेक्शन 5, 437 सबसेक्शन 5 और 439 सबसेक्शन 2 दंड प्रक्रिया संहिता की ये धाराएं जमानत रद्द करने की अनुमति देती है। 437 सबसेक्शन 5 में मजिस्ट्रेट द्वारा जमानत की शर्तों के उल्लंघन पर वापसी के लिए है और धारा 439 सबसेक्शन 2 उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय को जमानत रद्द करने की अनुमति देती है यदि इसके लिए आधार हो। रद्द करने के लिए आवेदन उस अदालत के सामने याचिका या आवेदन दायर किया जा सकता है जिसने जमानत प्रदान की थी, जिसमें जमानत रद्द करने की मांग की जाती है। अदालत आवेदन और प्रस्तुत कारणों की समीक्षा करेगी। अदालत की विवेकाधीनता, अदालत यह मूल्यांकन करती है क्या जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया गया है या जमानत रद्द करने के लिए वैध कारण है। सामने मामले की योग्यता और नई साक्ष्य के आधार पर है जमानत रद्द करने के जो वैध कारण है। अब नेक्स्ट है कि संजय चंद्र वर्सेस सीबीआई के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जमानत रद्द की जा सकती है यदि शर्तों का उल्लंघन हो या आरोपी का आचरण ऐसा हो जो ऐसी कार्रवाई को उचित बनाता हो। उत्तर प्रदेश राज्य वर्सेस अमरमणि त्रिपाठी के मामले में कोर्ट ने चर्चा की कि यदि आरोपी जमानत का दुरुपयोग करता है तो जमानत रद्द की जा सकती है। रमेश भाई वर्सेस गुजरात राज्य के मामले में कोर्ट ने बताया कि यदि नई साक्ष्य आती है जो बताती है कि आरोपी को जमानत पर नहीं रहना चाहिए तो जमानत रद्द की जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के अधिकार। तो गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के अधिकार से तात्पर्य उन कानूनी अधिकारों और सुरक्षा से है जो कानूनी प्रवर्तन प्राधिकरण द्वारा हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को प्रदान की जाती है। यह अधिकार व्यक्ति की गरिमा की रक्षा, दुरुपयोग को रोकने और गिरफ्तारी और हिरासत की प्रक्रिया के दौरान उचित व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए है। तो सबसे पहले तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल जो इससे रिलेवेंट प्रोविजन जो है आर्टिकल 22 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसमें जो दिया गया है ना। फिर सेक्शन 50 सीआरपीसी में दिया गया है कि requires that the person arrested must be informed of the grounds of arrest and the right to bail। फिर सेक्शन 56 में दिया गया है कि उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रोड्यूस करना होगा। और 57 में भी यही है कि उसको 24 घंटे से ज़्यादा मतलब वारंट के बिना अरेस्ट डिटेन करके नहीं रखा जा सकता है। तो भारतीय संविधान की धारा के अनुच्छेद 22 गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के मौलिक अधिकार प्रदान करती है जिसमें गिरफ्तारी के कारणों की सूचना, एक कानूनी प्रैक्टिशनर से परामर्श और रक्षा का अधिकार है और 24 घंटों के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने का अधिकार शामिल है। धारा 50 दंड प्रक्रिया संहिता गिरफ्तारी के कारण और जमानत के अधिकार की सूचना देने की आवश्यकता है यदि लागू हो। धारा 56 के अंदर बिना वारंट के गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटों के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की आवश्यकता को बताता है। और धारा 57 जो है बिना वारंट के गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की 24 घंटों से अधिक हिरासत मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना निषिद्ध की गई है कि उसको 24 घंटे से ज्यादा हिरासत में नहीं रखा जा सकता है। इस तरह से गिरफ्तार व्यक्ति को सबसे पहले गिरफ्तारी के आधार जानने का राइट होता है जो सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 में दिया है, आर्टिकल 20 कॉन्स्टिट्यूशन के 22 सबसेक्शन 1 में दिया है, ठीक है। और सेक्शन 75 के अनुसार भी पुलिस का अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो गिरफ्तारी के वारंट का निष्पादन कर रहा है उस व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार करना है उसका सार सूचित करेगा। यदि ऐसा अपेक्षा की जाती है तो वारंट उस व्यक्ति को दिखाएगा। ये सेक्शन 75 में दिया गया है। फिर जमानत पर छोड़े जाने की सूचना प्राप्त करने का अधिकार है उसको। विधि व्यवसायी से मिलने तथा परामर्श करने का अधिकार है जो सेक्शन 41D के तहत बोला गया है और आर्टिकल 22 सबसेक्शन 1 में भी ये चीज बोली गई है ना। फिर बिना विलंब के मजिस्ट्रेट या थाना प्रभारी के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का अधिकार तो धारा 56 में दिया और धारा 76 में दिया है। जब वो वारंट के अनुसरण में गिरफ्तार किया जाता है तब भी उसे पेश करने के लिए किया जाएगा, है ना। और फिर उसको बिना न्यायिक आदेश के 24 घंटे से अधिक निरुद्ध नहीं किया जा सकता। तो ये सेक्शन 57, 76 के
प्रोवाइजो और आर्टिकल 22 सब आर्टिकल 2 के तहत दिया गया है। ठीक है, फिर चिकित्सा परीक्षा कराए जाने का भी अधिकार है, सेक्शन 54 के तहत उसे दिया गया है। फिर गिरफ्तारी आदि के बारे में सूचना दिए जाने का अधिकार है ना, तो उसके परिजनों को, जो अगर गिरफ्तार किया गया है तो उसके परिजनों को भी इसके बारे में सूचना दी जाती है, तो सेक्शन 50A के तहत, सीआरपीसी के तहत ये राइट उसके पास है। गिरफ्तार व्यक्ति के स्वास्थ्य व सुरक्षा संबंधी अधिकार भी उसे प्राप्त है, जो सेक्शन 55A के तहत दिया गया है। अनावश्यक अवरोध न किया जाना उसका, तो सेक्शन 49 के तहत ये दिया गया है। उसे सेक्शन 303 के तहत प्रतिरक्षा का अधिकार भी प्राप्त है। अब अधिकार और उसकी सुरक्षा, तो सूचित करने का, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उनकी गिरफ्तारी के कारणों और हिरासत के कारणों की सूचना दी जानी चाहिए। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उनके चयन के कानूनी प्रैक्टिशनर से परामर्श और रक्षा का अधिकार है। मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए। गैरकानूनी हिरासत से के खिलाफ सुरक्षा, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को कानूनी सीमा से अधिक समय तक बिना न्यायिक अनुमोदन की हिरासत में नहीं रखा जा सकता। चिकित्सीय सहायता का देय, यदि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को चिकित्सा उपचार की आवश्यकता है तो उन्हें आवश्यक चिकित्सा सहायता प्रदान की जानी चाहिए। अब डीके बसु वर्सेस पश्चिम बंगाल के केस में सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश स्थापित किए, जिसमें व्यक्ति को उनकी गिरफ्तारी की सूचना देने, कानूनी प्रतिनिधित्व की पहुंच प्रदान करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। जोगिंदर कुमार वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य में कोर्ट ने जोर दिया कि गिरफ्तारी को उचित और न्यायसंगत कारण पर आधारित होना चाहिए और गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अनावश्यक रूप से हिरासत में नहीं रखना चाहिए। आर के नारायण वर्सेस कर्नाटक राज्य में भी कोर्ट ने कहा है कि गिरफ्तार व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए ताकि शक्ति के दुरुपयोग को रोका जा सके और न्याय सुनिश्चित किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम सूचना रिपोर्ट FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट क्या है, इसके साक्षिक महत्व पर चर्चा करो। प्रथम सूचना रिपोर्ट और शिकायत में क्या अंतर है? तो FIR प्रथम सूचना रिपोर्ट एक औपचारिक दस्तावेज है जो पुलिस द्वारा दर्ज किया जाता है जब वे किसी संज्ञेय अपराध की सूचना प्राप्त करते हैं। यह आपराधिक जांच प्रक्रिया में पहला कदम है और अभियुक्त के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने के लिए उपयोग किया जाता है। ये एक सूचना है, कोई अपराध किया गया है उसकी सूचना मात्र होता है। अब इसकी एविडेंशियली वैल्यू जो है, साक्षिक महत्व है, तो प्राथमिक साक्ष्य, FIR को अपराध के संबंध में पुलिस को दी गई सूचना का प्राथमिक साक्ष्य माना जाता है। इसका उपयोग प्रारंभिक शिकायत को दस्तावेजी करने और जांच के आधार के रूप में किया जाता है। हालांकि FIR स्वयं अदालत में पदार्थ साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य नहीं है, लेकिन इसका मतलब सब्सटेंशियली वो जो सारभूत रूप से साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य नहीं है, लेकिन इसका उपयोग गवाहों के बयान की पुष्टि करने और घटनाओं को क्रमिकता स्थापित करने के लिए किया जा सकता है। इसका उपयोग गवाहों के बयान को विरोधी या अविश्वसनीय साबित करने के लिए, है ना, उसका खंडन करने के लिए, उसके जो प्रीवियस स्टेटमेंट है उसका खंडन करने के लिए उपयोग किया जा सकता है यदि उनके बयान अदालत में FIR में दर्ज किए गए बयानों से भिन्न होते हैं। तो इस केस में राजेश गौतम वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य के में निर्णय दिया गया कि FIR को आरोपों की सत्यता को साबित करने के लिए साक्ष्य के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता, लेकिन यह दिखाने के लिए उपयोगी है कि पुलिस को सूचना दी गई थी। अब FIR और कंप्लेंट में जो डिफरेंस है, तो FIR एक लिखित दस्तावेज है जिसे पुलिस द्वारा संज्ञेय अपराध के बारे में प्राप्त सूचना के आधार पर तैयार किया जाता है। इसका उद्देश्य है यह आपराधिक जांच शुरू करता है और अभियुक्त के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने के लिए उपयोग किया जाता है। ये इसका प्रोविजन जो है CRPC में सेक्शन 154 के तहत दर्ज की गई है और केवल पुलिस FIR दर्ज कर सकती है। शिकायत में जो है, जो परिवाद है, शिकायत एक बयान या प्रतिनिधित्व है जो किसी व्यक्ति द्वारा मजिस्ट्रेट या पुलिस को अपराध की सूचना देने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग मजिस्ट्रेट से अपराध का संज्ञान लेने का अनुरोध करने के लिए किया जा सकता है और यह निजी शिकायत दर्ज करने का आधार होता है। CRPC की धारा 200 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने दायर की जाती है ये, और विशेषकर असंज्ञेय अपराध के लिए होती है। ये एक निजी व्यक्ति या परिवादी मजिस्ट्रेट के सामने शिकायत दायर कर सकता है। से संबंधित केस लॉ, ललिता कुमारी वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि अगर सूचना संज्ञेय अपराध का खुलासा करती है तो FIR दर्ज करना अनिवार्य है और पुलिस को मामले की जांच करनी चाहिए। आंध्र प्रदेश राज्य वर्सेस AS रेड्डी के मामले में कोर्ट ने कहा है कि FIR एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो जांच प्रक्रिया शुरू करने में मदद करता है और
इसके अभाव से जांच पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। टीटी एंटनी वर्सेस केरल राज्य के मामले में कोर्ट ने निर्णय दिया कि एफआईआर प्रारंभिक दस्तावेज होता है जिसमें अपराध की सूचना होती है और इसका मुख्य भूमिका जांच को प्रारंभ करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञेय और असंज्ञेय अपराधों में क्या अंतर है? तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि संज्ञेय मामले में पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकता है, लेकिन और मजिस्ट्रेट मतलब इन्वेस्टिगेशन के लिए मजिस्ट्रेट के आदेश की आवश्यकता नहीं होती है। असंज्ञेय मामले में वारंट की भी ज़रूरत होती है और मजिस्ट्रेट यहाँ आदेश देता है, इन्वेस्टिगेशन तभी किया जा सकता है। ये संज्ञेय अपराध गंभीर प्रकृति के होते हैं और असंज्ञेय अपराध कम गंभीर प्रकृति के होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आरोप को परिभाषित कीजिए। क्या न्यायालय आरोप में परिवर्तन कर सकता है? यदि हाँ तो किन परिस्थितियों में? तो ये क्वेश्चन भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक अपराध की जांच एवं विचारण मामूली तौर पर ऐसे न्यायालय द्वारा किया जाएगा जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर वो अपराध किया गया है। उपरोक्त विधिक सूक्ति का परीक्षण करें। तो यहाँ जुरिडिक्शन बताया जाए कि अगर कोई अपराध किया जाता है तो कौन कोर्ट को किस प्रकार से अपने जुरिडिक्शन क्षेत्राधिकार प्राप्त है उसके बारे में ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले है कि यह सिद्धांत कि अपराध की जांच और विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जाए जिसकी स्थानीय अधिकारिता में अपराध हुआ है। आपराधिक न्याय में मौलिक है। यह सुनिश्चित करता है कि मुकदमा उस क्षेत्र में चलाया जाए जहां अपराध हुआ है, जिससे सबूतों और गवाहों के बयान एकत्रित करना आसान होता है। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है। तो यदि अभियुक्त सहमति देता है तो मुकदमा किसी अन्य न्यायालय में चलाया जा सकता है। यह उन मामलों में लचीलापन प्रदान करता है जहां स्थानीय न्यायालय मामले को प्रभावी ढंग से संभालने में सक्षम नहीं हो सकता है। और जो ये चैप्टर इसके बारे में जो प्रोविजन है चैप्टर 13 के अधीन दिए गए सेक्शन 177 से लेकर 189 तक में जुरिडिक्शन से रिलेटेड प्रोविजन दिए गए हैं। तो सेक्शन 177 बोलता है जांच और विचारण का मामूली स्थान वही होगा जहां जिस स्थानीय अधिकारिता के अंतर्गत अपराध किया गया हो। ठीक है। 178 जो बोलता है कि अगर स्थान निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, कई स्थानीय क्षेत्रों में किया गया तो उसमें से किसी में भी किया जा सकता है, या तो अंशतः एक स्थानीय क्षेत्र में और अंशतः किसी दूसरे क्षेत्र में किया गया अपराध, या चालू रहने वाला अपराध है जो अलग अलग जगह पे जा जाके वो अधिक स्थानों पर स्थानीय क्षेत्रों में जाके किया गया है, या विभिन्न स्थानीय क्षेत्रों में किए गए अपराध हैं। तो वहां पर कोई सा भी अधिकारिता जहां जहां ये अपराध हुआ है उनमें से किसी भी न्यायालय को उसकी मतलब जुरिडिक्शन है कि वो वहां पे उसमें केस फाइल किया जा सकता है। सेक्शन 179 जो बोलता है अपराध वहां विचारणीय होगा जहां कार्य किया गया या परिणाम निकला गया। मतलब एक अपराध का यहाँ किया गया एक स्थानीय अधिकारिता में, लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो दूसरे स्थानीय अधिकारिता में निकल रहा है, तो वहां पर दोनों में से किसी भी जहां पर ऐसा अपराध किया गया है और जहां ऐसा परिणाम आया है दोनों में से किसी भी जगह किया जा सकता है। सेक्शन 180 बोलता है कि अगर कोई ऐसा कार्य है जो अपराध होता अगर वो एक्सेप्शन के तहत नहीं आता, मान लीजिए जैसे कोई बच्चे के से ने इसके द्वारा कोई अपराध कराया गया है ना, तो बच्चे जो बच्चा है 7 साल से कम का बच्चा उसको तो ये एक्सेप्शन है, उसको वो तो दंडनीय नहीं होगा, लेकिन उसने जहां पर भी ये किया है ना, तो वहां पे प्रथम वर्णित जो अपराध है वो उसकी जांच और विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जहां जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंतर्गत कोई भी कार्य किया गया हो। फिर सेक्शन 181 के तहत कुछ अपराध दे दिए गए हैं जिसके तहत विचारण होगा। तो अगर ठग है, ठग द्वारा हत्या, डकैती, हत्या सहित डकैती की टोलियों से संबंधित है, तो या अभिरक्षा से निकल भागने के किसी अपराध से संबंधित है, तो जांच और विचारण ऐसी स्थानीय अधिकारिता में होगा जहां पर अपराध किया गया है या फिर अभियुक्त मिला है। ठीक है। दूसरे इसमें सबसेक्शन 2 में इसमें बोला गया है कि अगर किडनैपिंग या एब्डक्शन है, अपहरण या अपहरण का केस है, तो जहां जहां जिस स्थानीय अधिकारिता के अंतर्गत वह व्यक्ति को किडनैप या एब्डक्ट किया गया है, ले जाया गया है या छिपाया गया है, निरुद्ध किया गया है,
कहीं पे भी, तो उनमें से किसी भी स्थान में हो जाएगा। चोरी, उद्यापन, लूट के मामले में तो जहां ऐसा अपराध किया गया है या चुराई हुई संपत्ति को छुपाया गया है, कब्जे में रखा गया है ना, या जानते हुए कि जिस स्थान पर ये जानते हुए कि चुराई हुई है उसको प्राप्त किया, तो ऐसे किसी भी स्थान पे जुरिडिक्शन लागू हो जाएगा। फिर अगर आपराधिक दुर्विनियोग या आपराधिक न्यास भंग के केस में, क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन है ना, और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के केस में, ऐसे किसी भी लोकल जुरिडिक्शन में, मतलब स्थानीय अधिकारिता के अंदर जहां पर ऐसा अपराध हुआ है, उससे संबंधित जो संपत्ति है उसको अभियुक्त द्वारा प्राप्त किया गया है, लौटाया गया है, लेखा दिया जाना, ये सब उसके अंदर शामिल होगा। और अगर कोई ऐसा अपराध है जिसमें चुराई संपत्ति का कब्जा भी लिया गया है, तो वहां पर जहां पर ऐसे अपराध किया गया है, चुराई हुई संपत्ति का कब्जा में रखी गई हो, है ना, तो यहाँ पे किसी भी ऐसी जगह पे किया जा सकता है। धारा 182 पत्रों द्वारा अगर कोई अपराध किया गया है तो उसके केस में यहाँ पर जहाँ पर पत्र भेजा है और जहाँ पत्र प्राप्त हुआ है, तो ऐसा कोई स्थान हो, मतलब ऑफेंस से रिलेटेड कुछ ऐसा हुआ है, तो दोनों में से किसी भी स्थान में हो सकता है। 183 में यात्रा या जल यात्रा में किया गया कोई अपराध है ना, तो अगर जैसे मान लीजिए जहाँ से वो यात्रा स्टार्ट हुई है, जहाँ जहाँ वो होकर गुजरी है, और जहाँ उसका मतलब जहाँ से वो निकली है और जहाँ उसका डेस्टिनेशन है, उस दोनों जगह को छोड़कर वो जिस भी प्लेस पे गया है वो, है ना, जहाज, तो वो जगह स्थानीय अधिकारिता लागू हो जाएगी, वहाँ से कहीं पे भी वो जुरिडिक्शन लागू हो जाएगा। ठीक है। और जहाँ 184 में दिया है, एक साथ विचारणीय अपराधों के लिए विचारण का स्थान के बारे में बता दिया गया है। ठीक है। कई व्यक्तियों द्वारा अपराध किए गए हैं, तो यहाँ पे एक साथ उनका विचारण किया जा सकता है, आरोप लगाया जा सकता है आदि, यहाँ पे जुरिडिक्शन से संबंधित केस है। फिर इसी में है कि अगर अभियुक्त सहमति देता है तो मुकदमा किसी अन्य मामले में चलाया जा सकता है, अन्य न्यायालय में चलाया जा सकता है। ठीक है। तो इसका स्थानांतरण कैसे होगा, तो मामलों का स्थानांतरण जो होगा सीआरपीसी की धारा 4 से 6 के तहत सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय एक अदालत से दूसरी अदालत में मामले को स्थानांतरित कर सकते हैं, यदि यह न्याय के हित में हो। ये पूर्वाग्रह, सुरक्षा या प्रशासनिक सुविधा जैसी चिंताओं के कारण हो सकता है। अब इससे संबंधित कैसे, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के मामले में बोला गया कि कुछ प्रमुख या जटिल मामलों की जांच सीबीआई द्वारा की जाती है, जो स्थानीय अधिकारिता से परे काम कर सकती है। ऐसे मामले फिर केंद्रीय सरकार या उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार निर्दिष्ट न्यायालय में विचारित किए जाते हैं। कई आधिकारिक क्षेत्रों से जुड़े मामले, तो उन मामलों में जहां अपराध कई आपराधिक क्षेत्रों में फैला होता है, सामान्यतः पहला आरोप दर्ज करने वाली अदालत अधिकारिता बनाए रखती है, लेकिन मुद्दे विभिन्न अदालतों के बीच समन्वित किए जा सकते हैं। लीगल प्रोविजन जो दिया है सेक्शन 177 से 179 में, ये धाराएं आपराधिक न्यायालयों की क्षेत्रीय अधिकारिता को स्पष्ट करती है और स्थानीय अधिकारिता वाले न्यायालय में अपराधों के विचारण का आधारभूत ढांचा प्रदान करती है। से संबंधित जो केस लॉ है, के वर्मा वर्सेस भारत संघ के मामले में स्वीकार किया कि राष्ट्रीय हित या प्रमुख मामलों में स्थानीय अधिकारिता नियम के अपवादों की आवश्यकता हो सकती है, प्रभावी जांच और विचारण के लिए हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट प्रोसीजर इज फॉलोड बाय मजिस्ट्रेट ऑन रिसीविंग ए कंप्लेंट अंडर कोड ऑफ सीआरपीसी। दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत परिवाद प्राप्त करने पर मजिस्ट्रेट द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को समझाइए। तो जब परिवाद से संबंधित जो केस है सेक्शन 200 से स्टार्ट होता है और 203 तक में परिवाद से संबंधित चैप्टर 15 के तहत परिवाद की प्रक्रिया दी गई है। परिवाद की डेफिनेशन 2D में दी गई है, जिसमें ये मजिस्ट्रेट से किया गया, मतलब मजिस्ट्रेट कार्यवाही करे इस पर, इस दृष्टि से मजिस्ट्रेट से किया गया कोई कथन है किसी अपराध के बारे में, चाहे उस व्यक्ति ज्ञात हो या अज्ञात हो, है ना, तो ऐसा कोई स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट से किया जाता है तो परिवाद कहा जाता है। इसमें जो एक्सप्लेनेशन जो दिया है इसकी डेफिनेशन में, जिसमें कहा गया है कि अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और उसे जो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता पड़ता है कि ये तो असंज्ञेय मामला बन रहा है, तो यहाँ पे जो पुलिस रिपोर्ट फाइल की जाएगी वो परिवाद कही समझी जाएगी, है ना। परिवाद प्रारंभ करने पर मजिस्ट्रेट पहले शिकायत की समीक्षा करता है, यह तय करने के लिए कि क्या यह संज्ञेय या असंज्ञेय अपराध को प्रकट करता है। मजिस्ट्रेट यह भी मूल्यांकन करता है कि शिकायत पूरी है
और क्या यह अदालत की अधिकारिता के तहत आती है। फिर प्रक्रिया जारी करना, यदि मजिस्ट्रेट पाते हैं कि शिकायत एक संज्ञेय अपराध को प्रकट करती है तो वे पुलिस को एफआईआर दर्ज करने, मामले की जांच करने का निर्देश दे सकते हैं, जो धारा 156 सबसेक्शन 3 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत है। असंज्ञेय अपराधों के लिए मजिस्ट्रेट अभियुक्त को समन या वारंट जारी कर सकते हैं अपराध की गंभीरता के आधार पर। अब बयान रिकॉर्ड करना और परीक्षा, तो मजिस्ट्रेट शिकायतकर्ता और किसी भी गवाह के बयान रिकॉर्ड कर सकते हैं जो शिकायत से संबंधित सबूत प्रदान कर सकते हैं। इससे मजिस्ट्रेट को शिकायत के संदर्भ और विशेषताओं को समझने में मदद मिलती है। शिकायत की प्रकृति का निर्धारण, तो मजिस्ट्रेट यह निर्धारित करते हैं कि क्या शिकायत सीआरपीसी धारा 200 के तहत आती है, जो मजिस्ट्रेट के समक्ष की गई शिकायतों से संबंधित है, या क्या इसे अन्य प्रावधानों के अनुसार आगे की कार्यवाही की आवश्यकता है। शिकायत और जो परिवाद है और बयान की परीक्षा के आधार पर मजिस्ट्रेट आगे की कार्यवाही पर निर्णय लेते हैं, जिसमें प्रक्रिया जारी करना, मामले को उच्च प्राधिकरण को संदर्भित करना या शिकायत को निराधार या बिना मेरिट के पाए जाने पर खारिज करना शामिल होता है। यदि संज्ञेय अपराध निर्धारित होता है तो सबूत पर्याप्त होते हैं तो मजिस्ट्रेट अभियुक्त को अदालत में पेश होने के लिए समन या वारंट जारी कर सकते हैं। असंज्ञेय अपराधों के लिए प्रक्रिया सामान्यतः समन जारी करने की होती है। सेक्शन 200 में परिवादकर्ता और गवाहों के बयान रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया और मजिस्ट्रेट की भूमिका को बताया गया है। नेक्स्ट, श्रीमती नागवा वर्सेस वीरन्ना शिवलिंगप्पा कोंजलगी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि मजिस्ट्रेट को प्रारंभिक चरण में शिकायत को उचित परीक्षा के बिना खारिज नहीं करना चाहिए और शिकायतकर्ता को अपना मामला प्रस्तुत करने का अवसर देना चाहिए। के वर्मा वर्सेस भारत संघ के मामले में कोर्ट ने मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी को सटीक रूप से समीक्षा करने और यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया कि प्रक्रिया जारी करने से पहले उचित कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता के तहत मजिस्ट्रेट के अभियुक्त को रिमांड करने के अधिकार क्या है। तो 167 में जब वो रिमांड पे लिया जा रहा है तो उसके बारे में प्रोविजन है। सबसे पहले तो ये है कि अगर इन्वेस्टिगेशन 24 घंटे के भीतर नहीं होता है ना, सेक्शन 57 में जो दिया गया कि 24 घंटे में इन्वेस्टिगेशन करना है, अगर 24 घंटे में नहीं होता है तो जो पुलिस अधिकारी है, संबंधित जो मजिस्ट्रेट है, उसके पास कस्टडी में 24 घंटे से अधिक रखने के लिए परमिशन लेने के लिए जाएंगे। तो यहाँ पर अगर वो ऐसे मजिस्ट्रेट के पास अधिकारिता हो या ना हो, कस्टडी, पुलिस कस्टडी देने के राइट होगा। ऐसे कस्टडी 15 दिन से ज्यादा की नहीं होगी। फिर अगर उससे भी ज्यादा दिन के लिए अगर उसकी कस्टडी चाहिए तो यहाँ पे जुडिशियल कस्टडी होगी। सिर्फ जो पुलिस कस्टडी जो होती है वो सिर्फ 15 दिन तक मिलता है, उसके बाद जुडिशियल कस्टडी चालू होती है। और ऐसे में जो अगर संगीन किस्म के मामले जिसमें मृत्यु, आजीवन कारावास, 10 वर्ष से अधिक का कारावास का दंड दिया जाता है, तो ऐसे मामले में 90 दिन तक के लिए इन्वेस्टिगेशन के लिए और समय मिलेगा। और अन्य मामले जो होंगे उसमें 60 दिन तक के लिए समय दिया जाएगा। इसके बाद अगर ये समय व्यतीत हो जाता है और फिर भी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं है, चार्जशीट फाइल नहीं होती है, तो अभियुक्त को जमानत का अधिकार मिल जाता है और ये इसे डिफॉल्ट बेल कहा जाएगा यहाँ पे। और अगर चार्जशीट अगर फाइल कर दी जाती है तो आगे की कार्यवाही की जाएगी, लेकिन अगर चार्जशीट नहीं है तो फिर पहले उसे बेल दी जाएगी। चलिए अब इससे संबंधित प्रोविजन देख लेते हैं। पुलिस कस्टडी में रिमांड का अधिकार, तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 के तहत मजिस्ट्रेट के पास अभियुक्त को पुलिस कस्टडी में भेजने का अधिकार होता है, जो 15 दिन से अधिक नहीं हो सकता। यह पुलिस को मामले की अधिक जांच करने की अनुमति देने के लिए किया जाता है। यदि जांच इस अवधि के भीतर पूरी नहीं होती है तो मजिस्ट्रेट 15 दिनों की आवधिक वृद्धि में रिमांड को बढ़ा सकते हैं। न्यायिक कस्टडी में रिमांड का अधिकार, तो यदि मजिस्ट्रेट यह तय करते हैं कि पुलिस कस्टडी की अब कोई आवश्यकता नहीं है या अभियुक्त ने पुलिस कस्टडी में अधिकतम अनुमेय समय पूरा कर लिया तो मजिस्ट्रेट अभियुक्त को न्यायिक कस्टडी में भेज सकते हैं। न्यायिक कस्टडी सामान्यतः जेल या इसी तरह की संस्था में होती है। रिमांड के लिए शर्तें, मजिस्ट्रेट को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि रिमांड वैध कारणों पर आधारित है और अभियुक्त को अनिश्चित काल के लिए कस्टडी में न रखा जाए। मजिस्ट्रेट को अपराध की गंभीरता, आगे की जांच की आवश्यकता और अभियुक्त के अधिकारों जैसे कारकों पर विचार करना चाहिए।
रिमांड के आदेश न्यायिक समीक्षा के अधीन होते हैं। उच्च न्यायालय हस्तक्षेप कर सकते हैं कि यदि रिमांड अन्यायपूर्ण पाया जाता है या कि मजिस्ट्रेट द्वारा शक्ति का दुरुपयोग होता है। तो जांच और अदालत की कार्रवाई के लिए रिमांड, तो रिमांड को जांच पूरा करने या अदालत में पेश होने के उद्देश्य से जारी किया जा सकता है। मजिस्ट्रेट यह सुनिश्चित करते हैं कि रिमांड अत्यधिक लंबा न हो और मामले की परिस्थितियों द्वारा उचित हो। धारा 167 दंड प्रक्रिया संहिता अभियुक्त को पुलिस या न्यायिक कस्टडी में रिमांड की प्रक्रिया प्रदान करता है, जिसमें गिरफ्तारी की अधिकतम अवधि भी शामिल की गई है। से संबंधित जो केस है डीके बसु वर्सेस पश्चिम बंगाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रिमांड के दौरान कानूनी प्रक्रियाओं के पालन और अभियुक्त के अधिकारों की आवश्यकता पर जोर दिया है। संजय दत्त वर्सेस राज्य द्वारा सीबीआई कोर्ट ने रिमांड शक्तियों के उचित उपयोग और न्यायिक निगरानी की आवश्यकता पर चर्चा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपराधों के शमन संबंधी प्रावधानों के विवेचन कीजिए। कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस सेक्शन 320 के तहत इसके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले है शमन की प्रक्रिया का तात्पर्य शिकायतकर्ता जो परिवादी है और अभियुक्त के बीच स्वैच्छिक समझौते से है, जहां शिकायतकर्ता अभियुक्त के खिलाफ आरोप छोड़ने के लिए समझौते के बदले सहमति देता है। यह सीआरपीसी के तहत धारा 320 के तहत बताया गया है। लीगल प्रोविजन है इसका धारा 320 दंड प्रक्रिया संहिता। यह धारा अपराधों के शमन से संबंधित है। इसमें अपराधों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। वे अपराध जो अदालत की अनुमति से शमित किए जा सकते हैं और वे जो बिना अनुमति के शमित किए जा सकते हैं। धारा यह निर्दिष्ट करती है कौन से अपराध शमित किए जा सकते हैं और उनके शमन की शर्तें क्या हैं। शमित किए जाने योग्य अपराधों की श्रेणियां, तो धारा 320 दंड प्रक्रिया संहिता में सूचीबद्ध अपराधों में विभिन्न श्रेणियां शामिल है। जैसे अदालत की अनुमति के बिना शमित किए जा सकने वाले, जैसे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के धारा 138 139 के तहत अपराध है। अदालत की अनुमति में शमित किए जा सकने वाले जैसे जानबूझकर चोट पहुंचाना, आपराधिक धमकी देना, ये सब इसमें शामिल है। से संबंधित प्रक्रिया, इस प्रक्रिया में शिकायतकर्ता अभियुक्त एक समझौते में प्रवेश करते हैं जिसे फिर अदालत में प्रस्तुत किया जाता है। अदालत समझौते की शर्तों की समीक्षा करती है और यदि संतुष्ट होती है तो इसे मामले का हिस्सा के रूप में दर्ज करती है, जिसके परिणाम स्वरूप आरोपों को की वापसी होती है। 320 में जो अन्य प्रावधान दिए गए हैं, जैसे अगर कोई अपराध शमनीय है तो उसका जो अगर दुष्प्रेरण किया गया है, ऐसे अपराध करने का प्रयास जो है ना, वो भी इसी तरीके से, और जहां अभियुक्त आईपीसी की धारा 34 एंड 149 के अधीन दायी है तो वो भी शमन इसी प्रकार किया जा सकेगा इस धारा के तहत। अपराध का शमन करने वाला अगर व्यक्ति सक्षम नहीं है, 18 वर्ष से कम आयु का है, पागल है, जड़ है, तो यहाँ पर ऐसा व्यक्ति जो संविदा करने के लिए सक्षम हो, न्यायालय की परमिशन से अपराध का शमन कर सकता है। यहाँ पे जब अपराध का शमन किया जाएगा और जो किया जाता है और वो व्यक्ति मर जाता है तो वहां पर उसका विधिक प्रतिनिधि आएगा जो न्यायालय की सम्मति से ऐसा अपराध का शमन कर सकता है। अब अगर अभियुक्त विचारार्थ सुपुर्द कर दिया जाता है या दोष सिद्ध कर दिया जाता है और अपील लंबित रहती है, तब अपराध का शमन न्यायालय की इजाजत के बिना मतलब न्यायालय की इजाजत के द्वारा ही किया जाएगा। कौन सा न्यायालय? जिसने ऐसा सुपुर्द किया हो या जिसके समक्ष अपील सुनी गई है, ऐसा न्यायालय उसको वो करेगा। फिर जो पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं हाईकोर्ट और सेशन कोर्ट है, वो भी अपराध का शमन करने के लिए परमिशन दे सकते हैं ना, अगर उनके समक्ष शमन करने के लिए व्यक्ति सक्षम है तो। ठीक है। यदि अभियुक्त पूर्व दोष सिद्धि के कारण किसी अपराध के लिए वर्धित दंड या भिन्न किस्म के दंड से दंडनीय है तो अपराध का शमन नहीं होगा। मतलब पहले भी वो ऑलरेडी दोष सिद्ध किया जा चुका है तो फिर यहाँ पे शमन नहीं होगा, है ना। फिर अगर शमन कर दिया जाता है तो अभियुक्त दोष मुक्ति हो जाएगी, मतलब उस अपराध के केस में उसको दोष मुक्त माना जाएगा और अपराध का जो शमन होगा इस सेक्शन 320 के तहत ही किया जाएगा। शमन का प्रभाव, जब कोई अपराध शमित हो जाता है तो मामला प्रभावी रूप से बंद हो जाता है और उस विशेष अपराध के लिए अभियुक्त के खिलाफ कोई आगे की कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि शमन भविष्य की संबंधित या विभिन्न अपराधों के लिए कभी कभी रोक नहीं लगाता। केवी राजेंद्र वर्सेस भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वे अपराध जो धारा 320 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत शमित किए जा सकते हैं, यदि समझौता किया जाता है तो आगे की कानूनी कार्रवाई के बिना निपटाए
जा सकते हैं। मध्य प्रदेश राज्य बनाम लक्ष्मी नारायण के केस में कोर्ट ने जोर दिया कि समझौता ईमानदारी से होना चाहिए और कानूनी परिणामों से बचने का केवल एक साधन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्ली बार्गेनिंग, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर फाइन दिया गया अर्थदंड अदा न करने पर कारावास के दंड के क्या प्रावधान है और केवल अर्थदंड से दंडनीय अपराध की दशा में अर्थदंड अदा न करने पर कारावास की अधिकतम सीमा क्या है। तो अगर अर्थदंड का नहीं दिया जाता तो धारा 421 क्या बोलता है सीआरपीसी का, कि यह धारा तब लागू होती है जब अर्थदंड का भुगतान नहीं किया जाता है। इसके तहत न्यायालय वसूली के लिए वारंट जारी कर सकती है या दोषी की गिरफ्तारी का आदेश दे सकती है। यदि इन उपायों के बावजूद अर्थदंड का भुगतान नहीं किया जाता है तो अदालत कारावास का आदेश दे सकती है। धारा 431 के तहत यह धारा अर्थदंड न अदा करने पर कारावास का आदेश देती है, लेकिन यह कारावास उस अपराध के लिए निर्धारित कारावास की अवधि से अधिक नहीं हो सकता है। अब अर्थदंड न अदा करने पर कारावास की अधिकतम सीमा क्या है। तो सेक्शन 63 में बताया है कि आईपीसी भारतीय दंड संहिता सीआरपीसी के तहत जब एक अपराध केवल अर्थदंड से दंडनीय होता है तो अर्थदंड न अदा करने पर कारावास की अधिकतम सीमा आईपीसी द्वारा निर्दिष्ट की जाती है। यदि एक अपराध केवल अर्थदंड से दंडनीय है और एक व्यक्ति व्यतिक्रम कारावास लगाया जाता है तो कारावास की अवधि उस अपराध के लिए निर्धारित कारावास के अधिकतम अवधि का 1/4 से अधिक नहीं हो सकती यदि वह कारावास से दंडनीय है। मतलब वो जो अपराध के लिए मैक्सिमम जो दिया गया है दंड का प्रावधान, कारावास का प्रावधान, उससे 1/4 इससे ज्यादा कारावास की अवधि उसमें नहीं हो सकती है। के वर्मा वर्सेस राजस्थान राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने व्यतिक्रम दंड और उनके अनुप्रयोगों से संबंधित प्रावधानों को स्पष्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरफ्तारी की शक्तियों का प्रयोग कैसे किया जाए। धारा 167 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत शक्तियों का प्रयोग करते समय न्यायिक मजिस्ट्रेट के कर्तव्य स्पष्ट करें। तो गिरफ्तारी की शक्तियां तो सेक्शन 41 में दिया है, जहां पर पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है ना। तो सेक्शन 41 यह धारा पुलिस अधिकारी को एक व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार करने का अधिकार देती है यदि वह व्यक्ति संज्ञेय अपराध करते हुए पाया जाता है या ऐसा मानने का उचित कारण होता है कि वो संज्ञेय अपराध में शामिल है। गिरफ्तारी के पास गिरफ्तारी के लिए उचित अधिकारी के पास गिरफ्तारी के लिए उचित आधार होना चाहिए और उसे गिरफ्तारी के आधार की सूचना देनी चाहिए। सेक्शन 41 में और भी ग्राउंड्स है जिसमें ये बोला है कि अगर वो अभित्याजक है, संघ का अभित्याजक बनाया गया मतलब भगोड़ा है ना, उसके पास ये संदेह है कि चुराई हुई संपत्ति होने का संदेह है ना, ऐसी संपत्ति है, तो इस आधार पर अगर उसने ऐसा अपराध किया जो भारत के बाहर भी मतलब बाहर करा है लेकिन वो भारत में अगर किया था तो वो दंडनीय होता, प्रत्यर्पण विधि के तहत वो लाया जाता है ना, तो वहां पर उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। सिद्ध दोष जो है ऑलरेडी जिसको सिद्ध दोष घोषित कर दिया गया है, अगर उसको अपराधी को किसी शर्तों के तहत छोड़ा जाता है सेक्शन 353 के तहत और अगर वो उनका उल्लंघन करता है तो उसको वापस गिरफ्तार किया जा सकता है। तो यहाँ कुछ ऐसे जो अगर लोग अधिकारी को उसके काम को करने में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं ना, या उसके कस्टडी से लोग सेवक के मतलब पुलिस अधिकारी या इनकी कस्टडी से भाग गया है, भागने का प्रयास करते, ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। धारा 42 दंड प्रक्रिया संहिता, यह धारा असंज्ञेय अपराध करने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी से संबंधित है। यदि व्यक्ति अपना नाम और निवास स्थान देने से इनकार करता है तो पुलिस अधिकारी उसे गिरफ्तार कर सकता है ताकि अपराध की पुनरावृत्ति रोकी जा सके। धारा 43 दंड प्रक्रिया संहिता एक निजी व्यक्ति को संज्ञेय अपराध करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार करने की अनुमति देती है, या वह व्यक्ति घोषित अपराधी हो तो उसे भी गिरफ्तार किया जा सकता है। अब सेक्शन 167 के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट के कर्तव्य क्या है। तो यह धारा उस प्रक्रिया से संबंधित है जो तब अपनाई जाती है जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है और हिरासत में रखा जाता है। यदि व्यक्ति जमानत पर रिहा नहीं होता है और 24 घंटे से अधिक पुलिस हिरासत में रहता है तो पुलिस को व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। मजिस्ट्रेट फिर यह तय करता है कि आगे की हिरासत की अनुमति दी जाए या व्यक्ति को जमानत पर रिहा किया जाए। मजिस्ट्रेट के कर्तव्य कि न्यायिक मजिस्ट्रेट को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अभियुक्त की हिरासत उचित और कानूनी तरीके से की जा रही है।
मजिस्ट्रेट को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि अभियुक्त के अधिकारों का उल्लंघन न हो और जांच समय पर की जा रही हो। यदि पुलिस निर्धारित समय में जांच पूरी नहीं करती तो मजिस्ट्रेट अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने का अधिकार रखता है। हुस्नारा खातून वर्सेस बिहार राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अवैध हिरासत को रोकने के लिए शीघ्र न्यायिक समीक्षा के महत्व को रेखांकित किया है। DK बसु वर्सेस पश्चिम बंगाल के केस में इस मामले ने गिरफ्तारी और हिरासत के दौरान पालन किए जाने वाले प्रक्रिया और सुरक्षा उपायों की रूपरेखा प्रस्तुत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरोपों का संयोजन क्या है? किन व्यक्तियों पर संयुक्त रूप से आरोप लगाया जा सकता है, समझाइए। तो आरोपों के जो संयोजन से संबंधित जो धाराएं हैं वो धारा 218 से लेकर 224 तक इसके तहत आएंगे ना। तो सबसे पहले जो आरोप है, जो सुभिन्न 218 क्या बोलता है कि जो सुभिन्न अलग अलग अपराधों के लिए अलग अलग आरोप लगाया जाएगा और विचारण किया जाएगा। लेकिन अगर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है और अभियुक्त लिखित में आवेदन देता है और मजिस्ट्रेट की राय में है कि कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो वो आरोपों को सभी आरोप या किन्हीं आरोपों का विचारण एक ही साथ कर सकता है। तो यहाँ आरोपों का संयोजन किया जाएगा। ठीक है। फिर अगर ऐसा कोई मामला है, धारा 219 बताती है कि अगर एक ही वर्ष में किए गए एक ही किस्म के 3 अपराधों का आरोप एक साथ लगाया जा सकेगा। ठीक है। फिर एक से अधिक अपराध किए गए एक ही व्यक्ति द्वारा अपराध में जो कार्य किए गए वो इस तरीके से संबंधित है कि एक ही व्यवहार बनाते हैं और एक ही क्रम में एक से अधिक अपराध किए गए एक ही व्यक्ति द्वारा किया गया तो वहां पे भी एक ही विचारण में आरोप लगाया जा सकता है। ठीक है। अगर जहां पर धारा 223 में विभिन्न व्यक्ति के बारे में बताया गया है जिनके आरोपों को किसी अपराध को करने में संलग्न है तो उनका विचारण एक साथ किया जा सकता है। आरोपों का संयोजन वह कानूनी प्रथा है जिसमें एक व्यक्ति या कई व्यक्तियों के खिलाफ कई आरोपों को एक ही मुकदमे में एकत्रित किया जाता है ताकि न्यायिक प्रक्रिया को कुशल बनाया जा सके। इसका उद्देश्य अलग अलग आरोपों या व्यक्तियों के लिए अलग अलग मुकदमों की आवश्यकता को रोकना है जिससे निर्णय में असंगति और न्यायिक प्रक्रिया में अक्षमता हो सकती है। धारा 218 इस धारा के अनुसार प्रत्येक भिन्न अपराध के लिए एक अलग आरोप होना चाहिए सिवाय इसके कि आरोप का संयोजन विशेष रूप से अनुमत हो। यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक अपराध को अपनी मेरिट्स पर देखा जाए। 219 यह धारा एक ही मुकदमे में 3 या अधिक भिन्न अपराधों के संयोजन की अनुमति देती बशर्ते वे समान प्रकार के और 1 वर्ष के भीतर किए गए हों। धारा 220 यह धारा आरोपों के संयोजन की अनुमति देती यदि वे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और विभिन्न दंडनीय हो। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संबंधित आरोप एक साथ विचारित किए जाए ताकि न्याय अधिक कुशलता से प्राप्त हो सके। अब वे पर्सन जो संयुक्त रूप से आरोपित किए जा सकते हैं तो सह आरोपी वे व्यक्ति जो एक ही अपराध को मिलकर करने का आरोपित होते हैं संयुक्त रूप से आरोपित किए जा सकते हैं। यह तब लागू होता है जब कई व्यक्तियों का एक ही आपराधिक गतिविधि कार्य में संलिप्त होते हैं, जुड़े हुए अपराध किए गए हैं उनके द्वारा। तो यहाँ पे धारा 223 में एक लिस्ट दी है जिसके तहत आरोप जोड़े जा सकते हैं और विचारण एक ही किया जा सकता है। तो पहला है वे व्यक्ति जिनका एक ही व्यवहार में मतलब एक ही ट्रांजैक्शन के अनुक्रम में उन्होंने एक ही अपराध किया उन्होंने। फिर दूसरा है ऐसे व्यक्ति जिन पर किसी अपराध का अभियोग है तो और वे व्यक्ति जिन पर ऐसे अपराध का दुष्प्रेरण है या प्रयत्न करने का अभियोग है तो उनको भी संयोजन किया जा सकता है। अगर वे व्यक्ति जिन पर 12 मास की अवधि के अंदर संयुक्त रूप से उन्होंने एक ही किस्म के एक से अधिक अपराधों का अभियोग है, फिर नेक्स्ट है कि एक ही व्यवहार के अनुक्रम में भिन्न भिन्न अपराध के अभियोग है। फिर वे ऐसे अपराध जिसके अंदर चोरी, उद्यापन, छल या आपराधिक दुर्विनियोग का अभियोग है ना। और इसमें वे व्यक्ति भी आएंगे जिन्होंने ऐसे इसमें प्राप्त संपत्ति को प्राप्त किया, अंतरित किया है, रखा है अपने पास, छिपाया है, व्यवन किया है, उसका दुष्प्रेरण किया है, प्रयत्न किया है, तो वे व्यक्ति भी इसमें शामिल होंगे। फिर नेक्स्ट है अगर चुराई हुई संपत्ति के बारे में कब्जा किया गया हो तो एक ही अपराध द्वारा अंतरित किया गया धारा आईपीसी की धारा 411 और 414 के तहत। और ऐसे अपराध जो कि आईपीसी की चैप्टर 12 के कूटकर सिक्के के संबंध में किसी अपराध का अभियोग करता है, उसके दुष्प्रेरण प्रयत्न का अभियोग करता है, तो वहां पर ये सब
जो आरोप लगाए गए हैं उनका संयोजन किया जा सकता है। से संबंधित केस महाराष्ट्र राज्य वर्सेस सोमनाथ थापा में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपों के संयोजन की प्रथा को स्वीकार किया और यह सुनिश्चित किया कि इस तरह का एकत्रण अभियुक्त को पक्षपाती नहीं बनाना चाहिए और न्यायिक कुशलता को बढ़ावा देना चाहिए। एसके सिन्हा वर्सेस हरियाणा राज्य में न्यायालय ने ये उन शर्तों की चर्चा की जिनके तहत आरोपों का संयोजन अनुमत है और यह सुनिश्चित किया है कि आरोप आपस में जुड़े हुए हों और संयोजन एक निष्पक्ष परीक्षण को सक्षम बनाता हो। नेक्स्ट है अन्वेषण पर इन्वेस्टिगेशन पे बोला तो इन्वेस्टिगेशन की डेफिनेशन हमने देखी थी 2J। इन्वेस्टिगेशन की जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 2H के तहत इन्वेस्टिगेशन को डिफाइन किया, जिसके तहत ऐसी कार्रवाइयां हैं जो पुलिस अधिकारी द्वारा, जो मजिस्ट्रेट से भिन्न किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया साक्ष्य एकत्र करने के लिए किया जाए ना। तो इसमें इसकी डेफिनेशन, अन्वेषण वह प्रक्रिया जो कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा की जाती है ताकि साक्ष्य इकट्ठा किया जा सके, तथ्यों को उजागर किया जा सके और एक आरोपित अपराध के बारे में सत्य स्थापित किया जा सके। इसका उद्देश्य अपराधी की पहचान करना है, अपराध की प्रकृति और दायरे को निर्धारित करना और अभियोजन के लिए एक मामला तैयार करना। इसमें भौतिक साक्ष्य एकत्र करना, गवाहों का साक्षात्कार करना और संबंधित दस्तावेज प्राप्त करना शामिल है। सेक्शन 2H में इसको डिफाइन किया गया। अन्वेषण को सीआरपीसी के तहत साक्ष्य एकत्रित करने के लिए पुलिस अधिकारी या अन्य प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा किए गए सभी कार्यवाही के रूप में परिभाषित करता है। इसमें गवाहों का परीक्षण, संपत्ति की खोज और जब्ती और अभियुक्त की गिरफ्तारी शामिल होती है। सेक्शन 156 में पुलिस को संज्ञेय अपराधों की जांच करने का अधिकार देती है बिना मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के। यह आदेश देती है कि यदि एफआईआर दर्ज की जाती है तो पुलिस अधिकारी को संज्ञेय अपराध की जांच करनी चाहिए। और सेक्शन 156 सब सेक्शन 3 में मजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारी को अगर एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही है तो मजिस्ट्रेट के समक्ष अगर परिवाद किया जाता है तो मजिस्ट्रेट 156 सब सेक्शन 3 के तहत इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पुलिस अधिकारी को आदेश दे सकता है। सेक्शन 161 पुलिस अधिकारी को गवाहों का परीक्षण करने और उनके बयान दर्ज करने की अनुमति देती है। ये बयान अपराध के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए दर्ज किए जाते हैं और बाद में अदालत में उपयोग में लिए जा सकते हैं। सेक्शन 173 में अन्वेषण पूरा होने पर पुलिस को मजिस्ट्रेट के पास एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है, जिसे अभियोग पत्र भी बोलते हैं, एफआईआर पुलिस रिपोर्ट। रिपोर्ट में निष्कर्ष एकत्र किए गए साक्ष्य अभियुक्त के खिलाफ अभियोजन के लिए पर्याप्त आधार की जानकारी होती है। डीके वसु वर्सेस पश्चिम बंगाल के केस में सुप्रीम कोर्ट ने विस्तृत अन्वेषण की आवश्यकता पर बल दिया और यह सुनिश्चित करने के लिए अनुसंधान प्रक्रिया के दौरान पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं को रेखांकित किया है कि अभियुक्त के साथ उचित व्यवहार हो। पंजाब राज्य वर्सेस बलबीर सिंह के मामले में न्यायालय ने दोष सिद्धि में उचित अन्वेषण के महत्व पर चर्चा की और उल्लेख किया कि अन्वेषण में कोई भी विफलता परीक्षण के परिणाम को प्रभावित कर सकती है। के वर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में अनुसंधान अधिकारियों की जिम्मेदारियों और अपराध न्याय प्रणाली की अखंडता को बनाए रखने के लिए गहन है और पक्षपात रहित अन्वेषण की आवश्यकता को उजागर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पुलिस रिपोर्ट पर आधारित और पुलिस रिपोर्ट के अलावा संस्थित वारंट मामलों की विचारण की प्रक्रिया को स्पष्ट करिए। तो ट्रायल ऑफ वारंट केसेस दिया गया है। तो जो वारंट केसेस जो पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित है, ये चैप्टर 19 में इसके बारे में प्रोविजन किया गया है ना। ये सेक्शन जो है 238 238 से लेकर 250 तक इस चैप्टर के प्रोविजन इसमें शामिल है। और अब तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 173 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत अभियोग पत्र दाखिल करने पर पुलिस द्वारा एक वारंट मामले में अभियोग पत्र दायर करने की प्रक्रिया शुरू होती है। अभियोग पत्र में अन्वेषण और एकत्र किए गए साक्ष्य की जानकारी होती है। अभियोग पत्र प्राप्त करने के बाद मजिस्ट्रेट अभियुक्त के खिलाफ समन या वारंट जारी करता है ताकि अभियुक्त को अदालत में उपस्थित किया जा सके। जब अभियुक्त उपस्थित होता है तो मजिस्ट्रेट धारा 238 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत
उनके खिलाफ आरोप तय करता है और आरोप अभियुक्त को पढ़कर और समझाकर बताए जाते हैं। विचारण गवाहों की परीक्षा, साक्ष्य का प्रस्तुतिकरण और तर्कों की सुनवाई के साथ आगे बढ़ता है और अभियोजन पहले अपना मामला प्रस्तुत करता है, इसके बाद बचाव पक्ष निर्णय। विचारण के बाद मजिस्ट्रेट प्रस्तुत साक्ष्य और तर्कों के आधार पर निर्णय सुनाता है और यदि अभियुक्त दोषी पाया जाता है तो सजा दी जाती है। और इसकी जो पूरी प्रोसेस धारा 238 से जो दिए, तो सबसे पहले इसमें अभियोजक जो है वो अगर पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामला है, सेक्शन 238 के अंदर बोला गया है कि अगर पुलिस रिपोर्ट फाइल की जाती है अभियोजन से संबंधित जितने ये कंफर्म किया जाता है कि जो भी अभियोजन से संबंधित दस्तावेज है वो अभियुक्त को तत्काल और निःशुल्क दिया गया है कि नहीं, इस बात का इसमें पुष्टि की जाती है। सेक्शन 239 में ये होता है कि जब ये जो रिपोर्ट जो भी सेक्शन 173 में पुलिस रिपोर्ट और उसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट किए जाते हैं उसको देखकर अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि कोई मामला नहीं बन रहा है, आरोप निराधार समझता है, तो उसको उन्मोचित कर दिया जाएगा, है ना, उसको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा 239 में। लेकिन अब डॉक्यूमेंट्स को देख के लगता है कि नहीं मामला तो कुछ बन रहा है, तो 240 के तहत आरोप विरचित किए जाएंगे, है ना, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस बनाए जाएंगे, है ना। और उसके बाद 241 में आरोप बनाने के बाद अभियुक्त को उस चार्जेस को पढ़कर सुनाया जाएगा, ठीक है। फिर 241 में उससे ये पूछा जाएगा कि अभियुक्त से कि वो दोषी है, मतलब 240 में उसको जब सुनाया जाएगा तो उससे पूछा जाएगा कि वो दोषी होने का स्टेटमेंट दे रहा है, वो अपनी गलती मान रहा है ना। तो अगर वो 241 में दोषी होने का अभिवचन करता है कि हाँ मैंने ये किया है अपराध ऐसा, तो उसको लिख लिया जाएगा और उसको यहाँ पे दोष सिद्ध कर दिया जाएगा, मतलब उसका एक्विटल कन्विक्शन कर दिया जाएगा, ठीक है, 241 के तहत। फिर अगर वो अगर ऐसे दोषी होने का अभिभाग नहीं करता है तो 242 सेक्शन फिर लगता है जिसमें अब उसके अभियोजन के लिए तारीख नियत की जाती है, मतलब कि अभियोजन अपना साक्ष्य देगा उसके लिए तारीख नियत की जाएगी, सम्मन दिया जाएगा, साक्ष्यों को परीक्षा की जाएगी और फिर साक्ष्य वो प्रस्तुत किए जाएंगे। उसके बाद अभियोजन का जब साक्ष्य हो गया उसके तरफ के सब आ गए, फिर प्रतिरक्षा का साक्ष्य होगा, जो भी क्रॉस एग्जामिनेशन करनी थी वो सब हो गई अभियोजन की तरफ से। अब प्रतिरक्षा का साक्ष्य, प्रतिरक्षा अब अपनी तरफ से साक्ष्य लेकर आएंगे उसको प्रस्तुत करेंगे, ठीक है। जब ये दोनों तरफ से साक्ष्य का प्रतिरक्षा का साक्ष्य भी बता दिया जाता है सेक्शन 243 के तहत। उसके बाद 248 के तहत सेक्शन जो 248 है उसके तहत इसमें दोष मुक्ति या दोष सिद्धि का आदेश दिया जाएगा, दंडादेश होगा या फिर जो भी है ना उसको दिया जाएगा। फिर इसमें उसके हिसाब से 248 में डिसाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। अब अगर पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर मामला संस्थित किया गया है तब वहाँ क्या प्रोसेस है उसके बारे में हम देख लेते हैं। ये अभी हमने था कि अगर पुलिस रिपोर्ट फाइल किया वारंट केस है ना, तो क्या प्रोसीजर होगी। अब है कि जो पुलिस रिपोर्ट से नहीं मतलब परिवार के थ्रू फाइल किया तब क्या, तो पुलिस रिपोर्ट के अलावा संस्थित मामलों में प्रक्रिया एक निजी शिकायत मतलब कंप्लेंट के द्वारा दायर करने से शुरू होती है, जो धारा 200 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत की जाती है। उसके बाद जो होगा, जो मजिस्ट्रेट शिकायत करता है गवाहों की धारा 200 और 202 में के तहत परीक्षा करता है ताकि आरोपों की पुष्टि की जा सके और यह निर्धारित किया जा सके कि मामले को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त आधार है या नहीं। फिर यदि मजिस्ट्रेट शिकायत और साक्ष्य से संतुष्ट होता है तो वह अभियुक्त के खिलाफ समन या वारंट जारी करता है ताकि अभियुक्त अदालत में उपस्थित हो सके। फिर मजिस्ट्रेट धारा 238 के तहत अभियुक्त के खिलाफ आरोप तय करता है। तो जब पुलिस रिपोर्ट से भिन्न मामला अगर फाइल किया जाता है तो सेक्शन 244 के तहत क्या होगा कि अभियोजन जब फाइल किया गया है तब क्या होगा कि मजिस्ट्रेट अभियुक्त जब हाजिर होता है तब अभियोजन को सुनेगा, जो भी साक्ष्य वो लेगा उसको उसके अभियोजन के समर्थन में जो भी पेश किए जाएंगे उसको देखेगा। फिर अभियोजन के आवेदन पर साक्षियों को बुलाया जाएगा, दस्तावेज जो भी चीजें पेश की जाएगी उसके लिए सम्मन जारी किया जाएगा,
ठीक है। अब ये जो डॉक्यूमेंट जो साक्ष्य देखा है मजिस्ट्रेट ने, इसके आधार पर अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि कोई मामला सिद्ध नहीं हो रहा है ना, और तो यहाँ पे क्या करेगा, मजिस्ट्रेट उसको उन्मोचित कर देगा। मतलब यहाँ पे जब पहले ही जब वारंट के ऐसा मामला जो कंप्लेंट पे फाइल की है और वारंट मामला है, तो जब अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के समक्ष लाया जाएगा तो तब अभियोजन अपने साक्ष्य देगा, अपनी बातें रखेगा। उसको देखने पर अगर अभी मजिस्ट्रेट को लगता है कि कोई मामला सिद्ध नहीं हो रहा है, कोई ऐसे आधार नहीं बन रहे, तो वो उसको डिस्चार्ज कर देंगे। ठीक है। अब अगर लगता है कि नहीं मामला आगे बन रहा है, तो क्या किया जाएगा, 246 के तहत, ये यहाँ पे 246 है ये, है ना, 246 के तहत क्या होगा, आरोप फिर निर्मित किए जाएंगे। फिर उससे दोषी, उसको पढ़कर सुनाया जाएगा, समझाया जाएगा और पूछा जाएगा कि वो दोषी होने का अभिभाग करता है या प्रतिरक्षा करना चाहता है, मतलब खुद का डिफेंस करना चाहता है। अब अगर वो दोषी होने का अभिभाग कर लेता है तो उसको कन्विक्ट कर दिया जाएगा, है ना, और अगर वो नहीं करता है तो आगे की कार्यवाही की जाएगी। इनकार करने पर क्या होगा कि वो फिर प्रतिपरीक्षा, मतलब जो साक्ष्य जो दी गए थे वो उनकी अभियोजन के टाइम पे जो साक्ष्य दिया गया था, तो साक्ष्यों की प्रतिपरीक्षा की जाएगी। और उसके बाद फिर साक्ष्यों की जो जितने भी साक्षी है उनकी प्रतिपरीक्षा होने के बाद, उसके बाद पुनः परीक्षा होने के बाद फिर प्रतिरक्षा का साक्ष्य दिया जाएगा, है ना। प्रतिरक्षा अपने साक्ष्य में अपने साक्ष्य को पेश करेंगे। ठीक है। वो प्रोसेस होने के बाद फिर सेक्शन 248 के तहत कन्विक्शन या फिर एक्विटल का डिसीजन दे दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समन मामलों की विचारण की प्रक्रिया पूछी गई है। ठीक है। तो समन मामलों में जो विचारण जो किया गया है, ये चैप्टर 20 के तहत बताया गया है ना। इसमें सेक्शन जो फॉलो हो रहे हैं 251 से लेकर 259 तक है। पर ये जो प्रोसेस है जहाँ पे दोष मुक्ति या दोष सिद्धि से है, तो ये 255 तक में शामिल होगा। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा कि अभियोग का सारांश बताया जाएगा। समन मामले में क्या होगा कि अभियुक्त जब मजिस्ट्रेट के पास लाया जाता है ना, उसको अपराध के बारे में बताया जाता है, उसकी विशिष्टता बताई जाती है, जिसका उस पर अभियोग लगाएगा। यहाँ पे आरोप विरचित करना, जो आरोप फ्रेम किया जाता है वो करना आवश्यक नहीं होता है। उससे पूछा जाता है कि वो दोषी होने का अभिभाग कर रहा है, वो अगर दोषी होने का अभिभाग करता है तो उसको कन्विक्ट कर लिया जाएगा। अगर वो नहीं होता है ना, अभिभाग दोष सिद्ध नहीं किया जाता, तो साक्ष्य के लिए तारीख नियत की जाएगी। ठीक है। फिर साक्ष्य लिए जाएंगे। है ना। तो अब ये क्योंकि समन मामले में छोटे मामले जो हैं, अगर धारा 206 के अधीन अगर समन जारी किया जाता है और वो छोटा मामला है, तो वहां पे वो जो अभियुक्त है कोर्ट में हाजिर हुए बिना भी आरोप का दोषी होने का अभिवचन कर सकता है। वो अपने अभिभाग को जो स्टेटमेंट दे रहा है वो एक पत्र में लिखकर और समन में जो जुर्माने की रकम बताइए डाक या संदेशवाहक द्वारा मजिस्ट्रेट को भेज देगा। ठीक। अब अगर उसने 254 सेक्शन 250, ये था 253 के अंतर्गत वो खुद कोर्ट में पेश नहीं हो रहा है और पत्र के माध्यम से वो कर रहा है। अब अगर 254 बोलता है कि अगर उसने दोषी होने का अभिभाग नहीं किया है ना, तो फिर कार्रवाई आगे बढ़ेगी। तो अभियोजन को सुना जाएगा, साक्ष्य लिए जाएंगे, अभियोजन के समर्थन में पेश जो भी साक्ष्य वो सब देखे जाएंगे, अभियुक्त को भी सुना जाएगा, साक्ष्य लिया जाएगा, है ना, और वो जो अपने प्रतिरक्षा में पेश करना चाह रहा है। ठीक है। और फिर इन दोनों अपनी तरफ से जो साक्ष्य पेश कर देते हैं, तो 255 में दोष मुक्ति या दोष सिद्धि का डिसीजन दे दिया जाता है। तो ये समन मामले की प्रोसेस थी। अब ये हमारे पास्ट ईयर पेपर्स के जो हायर जुडिशरी और सिविल जज के जो एमपी सिविल जज के जो क्वेश्चंस थे, ये पास्ट ईयर पेपर्स के सारे क्वेश्चन आज यहाँ खत्म होते हैं। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट के भी मैं ऐसे वीडियो लेके आऊँगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।